हेलो, वेलकम। बेसिक अकाउंटिंग के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेबिट क्रेडिट करने के नियम का जो है स्टार्ट किया था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और उसके अंतर्गत मैंने दो मेथड्स बताई थी या दो अप्रोचेस बताई थी, दो मत बताए थे। एक तो है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में आपको बताया था, जिसमें तीन प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, तीन प्रकार के खाते होते हैं: व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इनके डेबिट क्रेडिट करने के रूल्स क्या हैं, ये सामने अभी तक नोट हैं यहाँ पे हैं? अब आज मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ आपको आधुनिक मत या लेखांकन समीकरण विधि, जिसे कि मॉडर्न अप्रोच कहा जाता है। डेबिट क्रेडिट करने का ये भी एक तरीका है, इससे भी आप डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, जनरल एंट्री कर सकते हैं, रोजनामचा प्रविष्टियां या पंजी प्रविष्टियां जिन्हें बोलते हैं वो कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि बुक्स ऑफ प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड्स या प्राइमरी बुक्स जिन्हें बोला जाता है, प्राथमिक पुस्तकें या प्रारंभिक लेखा पुस्तकें जो होती हैं, उनमें सबसे पहला नाम आता है जर्नल का, जिसे रोजनामचा या पंजी प्रविष्टि बोला जाता है। तो कोई भी लेन देन जैसे ही होता है तो उसकी जनरल एंट्री करना होती है, और जर्नल एंट्री किस नियम के तहत की जाए, ये नियम की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको आधुनिक मत या मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच जो है ये लेखांकन समीकरण, जिसके बारे में मैंने एक पहला वीडियो बनाया है जिसका जिक्र मैं उसमें कर चुका हूं, लेखांकन समीकरण विधि पर आधारित है। और लेखांकन समीकरण जो होता है या अकाउंट का पूरा जो हर ट्रांजैक्शन के जो रूल्स होते हैं वो 5 चीज़ों के आसपास चक्कर लगाते हैं, 5 चीज़ों पर केंद्रित है। सारा अकाउंटिंग इक्वेशन, सारा लेखांकन समीकरण इन 5 चीज़ों पर केंद्रित है। एक तो नंबर 1 कैपिटल, नंबर 2 लाइबिलिटीज, कैपिटल यानी पूंजी, नंबर 2 लाइबिलिटीज यानी कि दायित्व, नंबर 3 एसेट्स यानी संपत्तियां, नंबर 4 एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यानी कि व्यय और हानियां, और नंबर 5 इनकम एंड प्रॉफिट्स। इनकम और गेन्स भी बोला जाता है, प्रॉफिट यानी कि आय व लाभ। तो ज़्यादातर ट्रांजैक्शन या जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें इन 5 चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ इन्वॉल्व जरूर रहती है। तो लेखांकन समीकरण उसी पर आधारित था, और लेखांकन समीकरण के आधार पर जब जनरल प्रविष्टियाँ की जाती है तो वो मॉडर्न अप्रोच बन जाती है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से या नवीन मत के अनुसार जनरल प्रविष्टि कैसे की जाती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनका, ये मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल। देखिए, किसी भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, व्यवहार होता है, तो वो इन 5 में से कोई ना कोई 2 आइटम से संबंधित होगा या एक ही विभाग के 2 आइटम से संबंधित होगा। तो ये हमें पहचान करना होगी कि वो एसेट्स से संबंधित है या लायबिलिटी से संबंधित है या कैपिटल से संबंधित है या एक्सपेंसेस से संबंधित है, लॉस से संबंधित है, इनकम से किससे संबंधित है, ये उसकी पहचान करना हमें आना चाहिए। तो कोई भी आइटम जो होगा उसकी हम पहचान करेंगे, फिर उसके अनुसार इस नियम को लागू करेंगे। नियम क्या है? सबसे पहले पूंजी या कैपिटल से संबंधित जो लेन देन होंगे उनके बारे में नियम यह है कि डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिट एंड इंक्रीज इन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। मतलब पूंजी की कमी को डेबिट करेंगे और पूंजी में अगर वृद्धि हो रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से लाइबिलिटीज, पूंजी और लाइबिलिटी यानी कि दायित्व, पूंजी और दायित्व एक ही जैसे चीजें होती हैं, तो जो पूंजी का ट्रीटमेंट है वही ट्रीटमेंट लगभग दायित्व का होता है। तो आप देखेंगे जैसे पूंजी का हमने देखा है कि डिक्रीज को डेबिट करेंगे, इंक्रीज को क्रेडिट करेंगे। मतलब पूंजी में अगर कमी हो रही है तो वो डेबिट होगी, और पूंजी में वृद्धि हो रही तो क्रेडिट होगी, सॉरी। इसी तरह से दायित्व या लाइबिलिटीज का है कि लाइबिलिटी में डिक्रीज अगर हो रही है तो वो डेबिट करेंगे, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। मतलब लाइबिलिटी या दायित्व में कमी को डेबिट करना है और वृद्धि को क्रेडिट करना है। आगे बढ़ते हैं हम एसेट्स यानी कि संपत्तियां जो होती है वो लाइबिलिटी का उल्टा कर लीजिए। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि संपत्ति और दायित्व एक दूसरे का उल्टा चलता है। आप देखेंगे दायित्व में क्या लिखा, दायित्व में डिक्रीज को डेबिट किया, तो संपत्ति में देखेंगे कि संपत्ति में इंक्रीज को डेबिट करेंगे हम, यानी संपत्ति में वृद्धि अगर हो रही है तो वो डेबिट होगा, और डिक्रीज को क्रेडिट करेंगे, यानी संपत्ति में कमी हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे।
तो जो ट्रीटमेंट लायबिलिटी का है उसका जस्ट अपोजिट ट्रीटमेंट हम असेट्स का करेंगे, इसलिए याद रखने में आसानी रहेगी आपको। एक चीज का याद है तो दूसरे का उसका उल्टा कर देंगे आप। तो असेट्स के बारे में क्या नियम है कि संपत्ति की इंक्रीज यानी कि संपत्ति में वृद्धि हो रही है तो उसे उस व्यवहार को हम डेबिट करेंगे, और किसी ट्रांजैक्शन की वजह से संपत्ति में कमी आ रही तो उसे क्रेडिट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, व्यय और हानियां। व्यय और हानि के बारे में नियम है कि अगर व्यय और हानि में वृद्धि हो रही है या इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में वृद्धि हो रही है तो वो डेबिट करेंगे। किसी लेन देन की वजह से, किसी ट्रांजैक्शन की वजह से व्यय या हानि बढ़ रही है तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर कमी हो रही है यानी कि डिक्रीज हो रही तो क्रेडिट करेंगे। उसी तरह से लास्ट आइटम है इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, यानी कि आय और लाभ। आय और लाभ के बारे में क्या नियम है? जो एक्सपेंसेस का नियम है उसका ठीक उल्टा आय और लाभ का पर नियम लगेगा। इनकम और प्रॉफिट के बारे में नियम है कि अगर आय और लाभ में अगर कमी आ रही है तो उसको डेबिट करेंगे, और आय और लाभ में अगर वृद्धि हो रही तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो ये 5 नियम हैं जिनको हमें आधुनिक मत से अगर प्रविष्टि करना है तो याद रखना है। 5 नियम किससे संबंधित है? कैपिटल, लायबिलिटी, असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम और प्रॉफिट। याद रखने का आसान तरीका क्या है? कैपिटल और लायबिलिटी का एक ही नियम है, क्या है? अगर डिक्रीज है तो डेबिट और इंक्रीज है तो क्रेडिट। और कैपिटल लायबिलिटी का जो नियम होगा उसका ठीक विपरीत, ठीक उल्टा, अपोजिट असेट्स का नियम होगा। लायबिलिटी में डिक्रीज को डेबिट करते हैं जबकि असेट्स में इंक्रीज को डेबिट करते हैं, और यहां पर भी देख लें आप उल्टा हो रहा है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का जो नियम होता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस यानी खर्च और हानियां अगर बढ़ती है, इंक्रीज होती है उनमें तो वो डेबिट होगी, और अगर डिक्रीज हो रही है या कमी हो रही है तो वो क्रेडिट होगी। और इसका ठीक उल्टा इनकम और प्रॉफिट का नियम लगेगा। तो याद रखना बेहद आसान है, ये इस टिप के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। अब मैं इसके पश्चात मैं कुछ जनरल एंट्रीज आपको कराने जा रहा हूं, और वो दोनों मतों के हिसाब से कराऊंगा आपको, जिससे आपको सूट लगे, जिससे आपको ठीक लगे उससे आप कर सकते हैं। ये कुछ ट्रांजैक्शन मैंने यहां पर लिखे हैं जिनकी जनरल प्रविष्टि हम करेंगे, जिससे आपको डेबिट क्रेडिट करने के नियम को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। यहां पर लिखा हुआ है, पहला ट्रांजैक्शन लिखा है कि 10,000 रुपये की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड विद ए कैपिटल ऑफ ₹10,000, सॉरी 10,000 नहीं, 1 लाख रुपए। बिजनेस स्टार्टेड विद ए कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। दूसरा ट्रांजैक्शन लिखा बैंक में जमा, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5,000। तीसरा है एक्स से उधार क्रय 20,000 रुपए का, क्रेडिट परचेज फ्रॉम एक्स 20,000। फिर वाई को नकद दिया, कैश पेड टू वाई, कितना? 5,000 रुपीज। ये कुछ ट्रांजैक्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसको परंपरागत विधि से करेंगे और फिर हम आधुनिक विधि से करेंगे। परंपरागत विधि से अगर हम करें तो पहला ट्रांजैक्शन देखिए आप, 1 लाख रुपए की पूंजी से व्यापार आरंभ किया। इसमें कौन से 2 खाते स्टार्ट हो रहे हैं, कौन से 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, ये पहचान करना पड़ेगा हमें। व्यापार आरंभ किया, बिजनेसमैन जब अपनी पॉकेट से या अपना निजी पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो एज ए कैपिटल माना जाता है, वो कैपिटल होता है? तो व्यापार आरंभ किया तो एक तो कैपिटल हो रही है, कैपिटल यानी कि पूंजी। और कैपिटल किस फॉर्म में आ रही है, किस रूप में आ रही है? कैपिटल यहां पर कैश के रूप में आ रही है। तो कैश, कैपिटल और कैश 2 चीजें इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रही है। कैपिटल जो है वो व्यक्तिगत खाते का पार्ट है। मैं जब व्यक्तिगत खाता बता रहा था आपको, इस विधि से बता रहा हूं भाई, मैं परंपरागत विधि से। परंपरागत विधि से देखें तो कैपिटल जो होता है वो व्यक्तिगत खाते में आता है, क्योंकि बिजनेस के स्वामी को प्रतिनिधित्व करता है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, और ड्रॉइंग अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। तो कैपिटल जो होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो कैपिटल बिजनेस के मालिक का है। यहां पर गिवर कौन है, देने वाला कौन है? बिजनेस का मालिक। तो बिजनेस में की बुक में बिजनेस के मालिक का तो नाम नहीं लिखा जाएगा, लेकिन किस रूप में दिया उसने कैपिटल के रूप में दिया है, पूंजी के रूप में दिया, तो पूंजी के रूप में दिया लिखा जाएगा उसको। तो इस ट्रांजैक्शन की यहां पर एंट्री क्या होगी? अच्छा, एक और अकाउंट देख लें हम, कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है कैश। बिजनेस के पॉइंट आप इसे सोचें कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया, कैश के रूप में लगाया। तो कैश बिजनेस में आ रहा है
और कैश किस में आता है? वास्तविक खाते में आता है, रियल अकाउंट में आता है। और रियल अकाउंट का नियम लगेगा उस पर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो चीज व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो चीज व्यापार से जा रही उसे क्रेडिट करो। तो कैपिटल पर लगेगा व्यक्तिगत खाते का नियम और कैश पर लगेगा वास्तविक खाते का नियम, क्योंकि कैश जो है वास्तविक खाते में आ रही है। तो कैश आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रही है। तो ऐसी स्थिति में इस ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। और दूसरा अकाउंट कौन सा है? यहां पर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बिजनेस के मालिक को रिप्रेजेंट करता है और बिजनेस के मालिक को रिप्रेजेंट करने के कारण से बिजनेस का मालिक कौन है? पैसा देने वाला है। यहां पर पैसा कौन दे रहा है? बिजनेस का मालिक दे रहा है कैपिटल के रूप में। तो इसलिए क्रेडिट द गिवर, गिवर के बजाय यहां पर टू कैपिटल कर दिया जाएगा। देने वाला बिजनेस का मालिक है और कैपिटल अकाउंट उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एंट्री होगी पहले ट्रांजैक्शन की। क्या? 1 लाख रुपए की पूंजी से व्यापार आरंभ किया तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलिए अब दूसरा आइटम देखते हैं हम। मैं आपको पहले परंपरागत मत से बता रहा हूं, फिर मैं आपको इससे भी बताऊंगा। दूसरी एंट्री है बैंक में जमा किया। बैंक में जमा करने पर क्या ये जो लेन देन देख रहे हैं, डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करने से हमारे बिजनेस से कैश गई लेकिन बैंक में कैश बढ़ गई। तो बैंक में कैश बढ़ गई तो बैंक अकाउंट एक तरह से व्यक्तिगत खाता है। जैसे स्टेट बैंक में जमा किया या कैनरा बैंक में जमा किया, किसी भी बैंक में जमा किया तो संस्थागत खाता है वो, तो वो पाने वाला हो गया। तो 2 खाते यहां प्रभावित हो रहे हैं, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। मतलब कैश जा रही है और किसके पास है? किसको दे रहे हैं हम कैश? पाने वाला कौन है? बैंक है। तो बैंक खाता एक तरह से व्यक्तिगत खाता है और इस पर व्यक्तिगत खाते के नियम लगेंगे। मतलब डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब पाने वाले को डेबिट करो। हम कैश बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक हो गया पाने वाला। तो इस हिसाब से ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब कैश अकाउंट दूसरा हमारा इन्वॉल्व हो रहा है यहां पर। हर ट्रांजैक्शन में 2 चीजें आती हैं। तो एक बैंक अकाउंट आया और दूसरा कैश अकाउंट आया। कैश अकाउंट रियल अकाउंट में आता है, वास्तविक खाते में आता है, और कैश पर रियल अकाउंट के नियम लगेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो चीज व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो चीज व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। यहां पर हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं तो कैश तो बिजनेस से जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और क्रेडिट करने के लिए क्रेडिट नहीं लिखा जाता बल्कि टू कैश अकाउंट ऐसा लिखा जाता। जनरल एंट्री में, जनरल एंट्री के कॉलम भी मैं आगे बताऊंगा आपको। जनरल एंट्री में डेबिट तो हम जो आइटम करते हैं उसको लिखते हैं डेबिट, लेकिन क्रेडिट करने वाले आइटम के आगे सिर्फ टू करके और संबंधित खाता लिख दिया जाता है और इसके नीचे उसका नरेशन लिखा जाता है। अभी मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं। तीसरा ट्रांजैक्शन है एक्स से उधार क्रय। एक्स से उधार क्रय, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, माल अगर खरीदा है, माल जो है, माल या गुड्स अकाउंट के कई रूप हो सकते हैं। एक तो परचेस, एक सेल्स, एक परचेस रिटर्न और एक सेल्स रिटर्न। ये गुड्स है ना, माल। माल जो है बिजनेस में कई नामों से जाना जाता है। जब माल के बारे में मैं पहले बता चुका हूं इसलिए अब मैं ज्यादा समय उसमें नहीं दूंगा। माल यानी गुड्स, और गुड्स अकाउंट जो है, तो जो गुड्स अकाउंट होता है उसके कई रूप होते हैं। एक होता है उसका परचेस, जब माल को खरीदा जाता है तो उसे क्रय कहा जाएगा, और जब उसी माल को जब बेचा जाएगा तो वो सेल्स यानी कि विक्रय कहा जाएगा। जब खरीदा हुआ माल वापस किया जाता है तो वो परचेस रिटर्न यानी कि क्रय वापसी बन जाता है, और जब बेचा हुआ माल ग्राहक से वापस आता है तो वो सेल्स रिटर्न बन जाता है। ये माल खाते के 4 रूप जो है, 4 वैरायटी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि नियम तो है कि जो चीज व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो चीज जाए उसे क्रेडिट करो। जब नकद खरीदेंगे
तो माल आएगा, जब मतलब माल खरीदेंगे तो माल आएगा, जब माल बेचेंगे तो माल जाएगा। तो कैसे पता लगेगा कि ये माल का आना क्रय की वजह से और जाना विक्रय की वजह से? इसलिए माल खाते को जिस फॉर्म में वो जा रहा है, क्रय के रूप में हो रहा है, जो लेन देन जिस माल खाते के जिस रूप में हो रहा है उस रूप में उसको लिखा जाता है। तो अगर माल को खरीदा तो हम क्रय खाता लिखेंगे, परचेस अकाउंट लिखेंगे। माल को बेचा है तो हम सेल्स अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। और खरीदा हुआ माल जब वापस भेजा जाता है, किसी सप्लायर को वापस किया जाता है, तो परचेस रिटर्न यूज करेंगे। और बेचा हुआ माल जब ग्राहक से वापस आता है तो हम सेल्स रिटर्न यूज करेंगे। मैं इसी के सिलसिले में बता रहा था आपको, एक्स से उधार क्रय। उधार क्रय किस चीज का किया? कुछ नहीं दिया है तो माल का क्रय माना जाएगा। अगर हमारा ट्रांजैक्शन इस बारे में साइलेंस है कि उधार क्रय किसका, भाई क्रय तो संपत्ति का भी हो सकता है, माल का भी हो सकता है। यहां तो हमारे उसमें कुछ नहीं लिखा कि संपत्ति खरीदी या माल, ऐसी स्थिति में माल का माना जाएगा। तो माल का उधार क्रय किया है तो यहां पर एक तो माल खाता प्रभावित हो रहा है, माल यानी गुड्स अकाउंट, और दूसरा उधार क्रय खरीदा है तो दूसरा उधार देने वाला का खाता प्रभावित हो रहा है। दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। अब माल खाता किस रूप में हो रहा है? क्योंकि माल उधार खरीदा है, परचेस किया, क्रेडिट परचेस हुआ, एक तरह से उधार खरीदा है यानी क्रेडिट परचेस। तो क्रेडिट परचेस जो किया है तो परचेस अकाउंट, माल खाता यहां किस रूप में आ रहा है? परचेस के रूप में। तो माल खाता रियल अकाउंट में आ रहा है, ठीक है। तो रियल अकाउंट का नियम क्या है? जो चीज आ रही है, माल खाता, माल आ रहा है यहां पर किस रूप में आ रहा है? क्रय के रूप में। तो जो चीज व्यापार में आए उसे डेबिट करो। यहां पर व्यापार में माल आ रहा है क्योंकि खरीदा है माल, तो व्यापार में माल आ रहा है तो हम क्या करेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट और टू लगा देंगे। अब टू के बाद अगर ये नकद खरीदा जाता है तो टू कैश लिख देते हम, लेकिन नकद नहीं खरीदा बल्कि उधार खरीदा तो देने वाले का नाम लिखेंगे हम, हैं? देने वाला मतलब एक्स है, एक्स पर व्यक्तिगत खाते के नियम लगेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां पर गिवर कौन है? देने वाला कौन है? एक्स, इसलिए टू एक्स इतना लिखेंगे। आप एक्स का अकाउंट भी लिख सकते हैं, एक्स का खाता भी लिख सकते हैं, या खाली एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये एंट्री होगी इसकी। आप परचेज अकाउंट की बजाय गुड्स अकाउंट भी लिख सकते थे यहां, लेकिन जब माल बेचा जाएगा तो आप फिर गुड्स अकाउंट यूज करेंगे तो वो स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इन शब्दों का उपयोग करेंगे, माल खाते के जो अलग अलग पार्ट है उनका उपयोग करेंगे। चलिए आगे देखें हम। अगली एंट्री है एक्स वाई को नकद दिया। यहां पर दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक तो वाई का खाता और एक कैश का खाता। नकद यानी कि कैश, एक तो वाई का खाता और दूसरा कैश अकाउंट, दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो वाई को नकद दिया तो वाई व्यक्तिगत खाता हो गया, और कैश दिया तो कैश यहां पर रियल अकाउंट होगा यानी वास्तविक खाता होगा। तो वाई की एंट्री करने के लिए व्यक्तिगत खाते के नियम लगाएंगे, जबकि कैश के बारे में जब हम सोचेंगे तो हम रियल अकाउंट के नियम लगाएंगे। वाई को नकद दिया तो पाने वाला वाई हो गया, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर वाला नियम लगेगा, मतलब पाने वाले को डेबिट करो। वाई यहां पर पाने वाला है तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री हो जाएगी वाई डेबिट, वाई डेबिट। और टू नकद दिया तो दूसरी चीज कौन सी इन्वॉल्व हो रही है इसमें? कैश, कैश यानी रोकड़। वाई को नकद दिया तो क्या दिया हमने? रोकड़ दिया, कैश दिया। तो कैश पर वास्तविक खाते के नियम लगेंगे। कैश यहां पर वाई को पेमेंट करने में कैश आ रही है या जा रही है ये देखेंगे हम। तो कैश निश्चित रूप से जा रही है, तो जो चीज व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो चीज जा रही है उसे क्रेडिट करो। चूंकि यहां पर कैश जा रही है तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट ये एंट्री करेंगे हम। तो ये चार ट्रांजैक्शन मैंने आपको दिए थे जिनकी मैंने परंपरागत विधि से एंट्री करके बताई। ज्यादातर लोग जो है परंपरागत विधि से ही एंट्री करते हैं। ये संभवतः कुछ लोगों को ये आसान लगता है, इसका कारण ये हो सकता है। मैं इन्हीं ट्रांजैक्शन की एंट्री आपको आधुनिक मत से भी करके बता रहा हूं। अगर आधुनिक मत से हम इन चार ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करते हैं तो फिर हमारा समझने का नजरिया या सोचने का दृष्टिकोण क्या होता, किस हिसाब से हम करते। सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखिए आप,
1 लाख रुपए की पूंजी से व्यापार आरंभ किया, 1 लाख रुपए की पूंजी से व्यापार आरंभ किया, तो इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो कैपिटल के बारे में नियम क्या है यहां देखेंगे आप, नए मत के हिसाब से अगर हम प्रविष्ट करें तो कैपिटल का नियम क्या है कि कैपिटल में अगर कमी हो रही है तो उसे डेबिट करेंगे, डिक्रीज को, और अगर कैपिटल में इंक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे। कैपिटल का नियम है। तो कैपिटल अकाउंट पर तो ये जो कैपिटल है उस पर तो ये कैपिटल अकाउंट का नियम लागू होगा, मतलब पूंजी में अगर कमी हो रही तो डेबिट, पूंजी में वृद्धि हो रही तो क्रेडिट। यहां पर पूंजी में वृद्धि हो रही क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा, पूंजी बढ़ाई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में ये तो पक्का होगा कि कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा, क्योंकि कैपिटल में वृद्धि हो रही है और वृद्धि होने की वजह से क्रेडिट होगी। अब दूसरा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है कैश। अब कैश जो है, कैश यहां पर संपत्ति में आएगा, कैश एक संपत्ति होती है, तो संपत्ति का नियम क्या होता है, संपत्ति में अगर वृद्धि हो मतलब इंक्रीज हो तो डेबिट होगा और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। हमारे व्यापार में संपत्ति जो है आ रही है, सॉरी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज, संपत्ति में जो है इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। बता रहा था यहां पर कैश, कैश बिजनेस में आ रही है तो कैश में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर कैश में इंक्रीज हो रही है या संपत्ति, कैश क्योंकि संपत्ति है और संपत्ति में इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करेंगे। तो कैश बिजनेस में आ रही है इसलिए संपत्ति में वृद्धि हो रही है, इसलिए कैश अकाउंट को यहां पर डेबिट करेंगे। और कैपिटल के बारे में क्या है, कैपिटल में भी वृद्धि हो रही है, हमारे इस एग्जांपल में कैपिटल में वृद्धि हो रही, क्योंकि 1 लाख रुपए की पूंजी से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, पहले तो 0 कैपिटल थी अब 1 लाख रुपए हो गई, तो कैपिटल में वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि इंक्रीज को, कैपिटल की इंक्रीज को यहां पर क्रेडिट करना है। तो इस लिहाज से कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हुआ है। चलिए दूसरी एंट्री देखते हैं हम। यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि बैंक में जमा किया तो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट असेट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। बैंक अकाउंट में इंक्रीज हो रही है इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया, और क्योंकि कैश जमा किया तो कैश कम हो रहा है हमारे पास, तो कैश भी एक असेट्स है जिससे हम यहां कम हो रही है इसलिए उसको डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज हो रही है मतलब कमी हो रही है कैश में, इसलिए बैंक को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। फिर अगला आइटम आ रहा है एक्स से उधार क्रय। उधार क्रय करने में 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो परचेस अकाउंट और एक एक्स का अकाउंट, परचेस अकाउंट और एक एक्स का अकाउंट। परचेस अकाउंट यानी गुड्स, मैंने बताया ना गुड्स अकाउंट का ही नाम है परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो परचेस अकाउंट यानी कि गुड्स अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और एक्स का अकाउंट। तो यहां पर देखिए उधार क्रय किया है, तो ऐसी स्थिति में उधार क्रय करने में गुड्स आ रहा है, और गुड्स क्या है, असेट्स है, और असेट्स पर असेट्स का नियम क्या है, यहां पर अगर असेट्स में इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। इस लिहाज से एक तरह से यहां पर गुड्स अकाउंट डेबिट करते हैं हम। और दूसरा अकाउंट कौन सा है, एक्स का अकाउंट। एक्स से उधार क्रय किया है तो एक्स हमारा क्रेडिटर हो गया, हमारी उधारी हो गई। बिजनेस ने जिससे उधार खरीदा है, जिससे खरीदा है वो बिजनेस का क्रेडिटर कहलाएगा, और क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का नियम लगेगा एक्स पर। तो ऐसी स्थिति में लायबिलिटी का नियम क्या है, लायबिलिटी में डिक्रीज हो रही तो डेबिट करेंगे, इंक्रीज हो रही तो क्रेडिट करेंगे। यहां पर एक्स से उधार खरीदा है इसलिए एक्स के नाम की एक क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एक लेनदार में वृद्धि हो रही है, इसलिए एक्स को क्रेडिट करेंगे। तो इस नियम से ये एंट्री करी। अब अगला है वाई को नगद दिया। वाई को नगद दिया, यहां पर वाई का अकाउंट और कैश अकाउंट 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। वाई व्यक्तिगत खाता है और वाई को नगद दिया तो वाई डेटर्स हो गया, देनदार हो गया। हमने किसी को पेमेंट किया बिना किसी उसके, हमने उसको पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब उसको उधार दिया, एक तरह से उधार दिया तो वो हमारा डेटर्स हो गया है, वो डेटर्स होने के नाते वो असेट्स हो गया। तो वाई यहां पर एक तरह से डेटर्स होने के कारण से असेट्स हो गए हमारा, इस पर असेट्स का नियम लगेगा, मतलब इसमें इंक्रीज हो रही तो डेबिट और डिक्रीज हो रही तो क्रेडिट। तो वाई को नगद दिया तो डेटर्स बढ़ गए, डेटर में इंक्रीज हो रही है इसलिए वाई को हमने डेबिट किया। आप वाई डेबिट कर सकते हैं, वाई ऐसा भी कर सकते हैं आप
वाई का अकाउंट डेबिट। अब क्या दिया, कैश, और कैश हमारे पास, कैश क्या है, संपत्ति है, और संपत्ति में अगर इंक्रीज हो रही तो डेबिट और डिक्रीज हो रही तो क्रेडिट। क्योंकि हमने वाई को पेमेंट किया जिसकी वजह से हमारी कैश कम हो रही है, कैश कम हो रही है तो कैश यानी कि संपत्ति कम हो रही है, तो संपत्ति कम होने का नियम लगेगा, डिक्रीज होने पर क्रेडिट करें, तो इसलिए टू कैश अकाउंट ये किया हमने। तो ये 4 एंट्री मैंने आपको बताई, जो परंपरागत नियम से बताई और मैंने आधुनिक नियम से बताई, जिससे आपको ठीक लगे उससे करें। लेकिन ज़्यादातर बुक्स में इससे किया जाता है परंपरागत विधि से। तो आप दोनों का अध्ययन करें भली भांति, दोनों को अच्छी तरह समझें और उसके बाद आप जनरल एंट्री करने का प्रयास करें।